निराला के चिंतन परक साहित्य पर मुझे आज आपसे बातचीत करनी है। क्या मैं अपनी बातचीत शुरू करूं? ओके, मैं शुरू करूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छायावाद की जो समय सीमा है वो 1920 से 36 तक की मानी जाती है और आज हम 2020 में 2020 में हैं, यानी लगभग छायावाद को शुरू हुए 100 साल हो चुके हैं। ऐसे समय में छायावाद के विषय पर बातचीत करना बहुत ही उचित ही है। अभी हमारे बाद भी शशिकला मैडम हैं और बहुत सारे लोग हैं जो छायावाद पर बोलने वाले हैं। मैं छायावाद के चिंतन परक साहित्य पर आज आपसे बातचीत करूंगी। चिंतन परक साहित्य पर बातचीत करने से पहले मैं स्पष्ट थोड़ा कर देना चाहती हूँ कि चिंतन परक साहित्य हम किसे कहेंगे। आचार्य रामचंद्र तिवारी की जो पुस्तक है हिंदी का गद्य साहित्य, उसमें उन्होंने आरंभ में बहुत विस्तार से चिंतन परक साहित्य और गद्य और पद्य इसकी व्याख्या की है। उसी का सार मैं आपके सामने रख रही हूँ कि जटिल समस्याओं के बौद्धिक समाधान जब तर्कों की श्रृंखला, विचारों के क्रम, नियमों की मर्यादा और सूक्ष्मता की सीमा में बनकर मूर्त होते हैं, तो चिंतन की छंद मुक्त इस अभिव्यक्ति शैली को सामान्यतः गद्य कहा जाता है। पद्य का संबंध संवेदना से है, भाव से है, राग परकता से है, कल्पना से है, और गद्य मूलतः विचार, तर्क, चिंतन तथा प्रत्यक्ष जटिल जीवन से संबंधित होता है। साहित्य मानवीय चेतना की अभिव्यक्ति है और इस मानवीय चेतना का निर्माण अनुभूति की सघनता और चिंतन की गहनता के समन्वित रूप के आधार पर तैयार होती है। अनुभूति का संबंध हृदय की संवेदनशीलता से है और चिंतन शंकाओं, जिज्ञासाओं तथा प्रश्नों के बौद्धिक समाधान का दूसरा नाम है। अनुभूति और चिंतन दोनों का सत्तागत भेद है, इसलिए अभिव्यक्तिगत शैली भेद भी यह स्थापित कर लेती है। अनुभूति का संबंध, संवेदना का संबंध हृदय से है और विचार का संबंध, तर्क का संबंध बुद्धि से है। और यही अनुभूति और संवेदनाएं जब विशिष्ट छंद, विशिष्ट स्वर, विशिष्ट लय, नाद आदि के साथ मूर्त होकर के रचना में आती है तो सामान्यतः हम उसे पद्य कहते हैं। और जब दूसरी ओर जो जटिल समस्याएं हैं उनका जो बौद्धिक समाधान है वह तर्कों के श्रृंखला और विचारों के क्रम के माध्यम से व्यक्त होता है, तो और तब हम उसको गद्य कहते हैं। निराला ने भी गद्य और पद्य की परिभाषाएं दी हैं। निराला के अनुसार गद्य जीवन संग्राम की भाषा है और कविता परिवेश की पुकार है। अब गद्य को जीवन संग्राम की भाषा शब्द पर ध्यान देने की बात है। गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कहने वाले निराला अपने जब गद्य में आते हैं तो गद्य में भाषा को लेकर के, वैसे तो पद्य में भी है लेकिन गद्य में वो भाषा को लेकर बहुत सतर्क हैं और बड़े ही सतर्कता से सुचिंतित विचार उनके गद्य में समाहित है। निराला का जो रचना काल है मोटे तौर पर हम उसे 1920 से 1961 तक का मान सकते हैं। इस दौरान उन्होंने 14 काव्य संग्रह, 8 उपन्यास, 3 कहानी संग्रह, 5 निबंध संग्रह, 2 आलोचनात्मक कृतियां, 4 जीवनी साहित्य, 3 स्फुट गद्य, 15 अनुदित साहित्य, 2 पुराण कथा, रामायण और महाभारत पुराण कथाएं और 5 बालोपयोगी साहित्य से उन्होंने पूरे हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की और पूरी पुराना जो निराला का रचना संसार है वो 8 खंडों में रचनावली प्रकाशित हो चुकी है। तो ये जो निराला का जो रचना संसार है इससे दिखाई देता है कि निराला
गद्य और पद्य दोनों में समाभ्यस्त है। और स्वयं वो सरोज स्मृति में कहते भी हैं, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध है दिए हुए मेरे प्रमाण, कुछ नहीं प्राप्ति को समाधान, पार्श्व में रखकर कुशल हस्त, गद्य में पद्य में समाभ्यस्त। निराला गद्य और पद्य दोनों विधाओं में पारंगत थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में लेकिन निराला की जो मूल पहचान है वो महाकवि के रूप में है। और अगर हम उनके कवि रूप को देखें तो वहाँ विषय वस्तु और अभिव्यक्ति शैली यानी वस्तु और रूप दोनों की विविधता उनमें दिखाई देती है। जूही की कली, बसंत, बादल, भिक्षुक, विधवा, असमय काल कवलित बेटी सरोज, इसके साथ ही साथ शक्ति पूजा के राम, हिंदी के शिखर कवि तुलसीदास, इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती स्त्री और नवाब के बाग में उगा कुकुरमुत्ता, ये सब निराला के काव्य संसार में मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर हम उनके कथा साहित्य की तरफ निगाह डालें तो उन्होंने चतुरी चमार, देवी, कुल्ली भाट, बिल्ले सुर बकरिया जैसे चरित्र दिए। इसको देखने से निराला का जो व्यापक जीवनानुभव है और यथार्थ चेतना है उसके प्रमाण हमें मिलते हैं। निराला केवल कवि और कथाकार ही नहीं थे बल्कि समाज, देश, उसकी संस्कृति और उसके जातीय जीवन के भी चतुर चितेरे थे। उनका अपना व्यक्तिगत जीवन अगर हम देखें तो उन व्यक्तिगत जीवन में और अपने सामाजिक जीवन में उन्होंने जो बहुत सारी क्रांतियां की थी, उथल पुथल मचाई थी, तो वो जो सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन और उनका जो वैचारिक उथल पुथल है, इस सब के सम्मिश्रण से उनका जो लेखन आया उसने परंपरागत काव्य चेतना में एक नया भूचाल पैदा कर दिया। खासतौर से उनके द्वारा प्रयुक्त मुक्त छंद जो बाद की कविता के लिए अभिव्यक्ति का मुख्य द्वार बन गया। गद्य के क्षेत्र में निराला ने जो उपन्यास और कहानियां लिखी वो उनके समकालीन उपन्यासों और कहानियों से बिल्कुल भिन्न थी। इसी तरह से जो उन्होंने ढेर सारा वैचारिक गद्य लिखा, वैचारिक गद्य छायावादी कवियों में से चारों लोगों ने लिखा, प्रसाद ने भी लिखा, पंत ने भी लिखा, निराला ने भी लिखा, महादेवी वर्मा ने भी लिखा, लेकिन अपने चारों समकालीन कवियों की अपेक्षा जो निराला का गद्य है वो एकदम निराला है। अब ज्यादातर हम लोग जब निराला के गद्य की चर्चा करते हैं तो उनके कथा साहित्य पर बातचीत करते हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखा गया जो ढेर सारा वैचारिक गद्य है वो प्रायः दृष्टि ओझल हो जाता है, दृष्टि ओझल ही रह जाता है। इसलिए मैंने आज सोचा कि इस साहित्य संवाद मंच पर जहां हमारे ढेर सारे विद्यार्थी हमको सुन रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी जुड़ गए हैं, मैं विद्यार्थियों को संबोधित करके ही अपनी बात कहूंगी। तो जो निराला का जो वैचारिक गद्य है वो जो प्रायः दृष्टि ओझल रह गया है, मैं उसे अपने विद्यार्थियों के सामने लाना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से। छायावादी काव्य आंदोलन अपने जन्म काल से ही नामकरण और काव्यगत मान्यताओं को लेकर बहस के घेरे में आ गया, क्योंकि यह काव्य आंदोलन संवेदना और शिल्प दोनों ही स्तर पर अपनी पूर्ववर्ती काव्य धाराओं से बिल्कुल अलग था। छायावादी कवि जो बंधी बधाई परिपाटी थी उससे अलग खुद अपने नए काव्य प्रतिमान गढ़ रहे थे। भाषा और भाव की यह जो स्वच्छंदता थी, यह स्वच्छंदता ही कवियों की आलोचना का भी कारण बनी और बहुत सारे आलोचकों ने इस काव्य धारा का मजाक उड़ाया, उसकी उपेक्षा की। समूचे हिंदी साहित्य में अगर हम देखें तो इस प्रकार की चुनौती का सामना किसी अन्य काव्य धारा को नहीं करना पड़ा। इन परिस्थितियों में बहुत सारे आलोचक छायावाद के पक्ष में भी लिखना शुरू कर रहे थे और इसी दौरान अपने पक्ष में, छायावाद के पक्ष में बात रखने के लिए
जैसे जहां आलोचक इनके साथ सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे थे, वहीं स्वयं छायावादी कवियों ने भी अपने काव्य संग्रहों की भूमिकाओं में और निबंधों में अपने काव्य संबंधी विचारों को रखा। और उस भूमिका में उन्होंने जो स्थापनाएं दी, जो उनका भूमिका लिखने का उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था छायावाद की स्थापना करना। लेकिन इसी बहाने जाने अनजाने उन्होंने बहुत सारे व्यावहारिक और सैद्धांतिक समीक्षा जगत को भी समृद्ध किया। इस दृष्टि से देखें तो निराला, पंत और महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों की भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से पंत का पल्लव, निराला की परिमल और दीपशिखा, महादेवी वर्मा की दीपशिखा काव्य संग्रह की भूमिकाओं का विशेष महत्व है। निराला में परिमल की भूमिका में बहुत ही कम समय में खड़ी बोली के द्वारा जो लोकप्रियता अर्जित कर ली गई, उसके प्रति आशा व्यक्त की है और कहा है कि खड़ी बोली एक न एक दिन उन्नति के शिखर पर अवश्य प्रतिष्ठित होगी। इसके साथ ही इसी में उन्होंने मुक्त छंद की वकालत की और कहा कि मनुष्यों की मुक्ति के बंधन से छुटकारा पाना है, मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के अनुशासन से अलग हो जाना। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह का दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, इसी तरह कविता का भी यही हाल है। मुक्त काव्य कभी भी साहित्य के लिए अनर्थकारी नहीं होता, बल्कि उससे साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीनता की चेतना फैलती है, जो साहित्य के कल्याण की ही मूल होती है। जो छायावादी कविता को रबड़ छंद, केचुआ छंद आदि कहा जा रहा था, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, इसी का प्रत्युत्तर निराला इस काव्य संग्रह की भूमिका के माध्यम से दे रहे हैं। तो जो निराला का जो लेखन है, उसका बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र उनके निबंध, उनकी आलोचना और उनकी संपादकीय टिप्पणियां हैं। और ये जो निराला का वैचारिक गद्य है, इस वैचारिक गद्य की खासियत यह है कि इस वैचारिक गद्य को पढ़ने के माध्यम से हम छायावाद के एक जटिल कवि के उस नेपथ्य से परिचित होते हैं जो उनकी सृजनात्मकता की प्रेरक भूमि है। निराला के निबंध 3 पत्रिकाओं में छपते थे, सुधा, समन्वय और मतवाला, जिन्हें बाद में पुस्तकाकार रूप में 5 संग्रहों में संकलित किया गया। प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चयन, चाबुक और संग्रह शीर्षक से। इसमें से प्रबंध पद्म 1934 में गंगा ग्रंथागार लखनऊ से प्रकाशित हुआ, जिसमें 10 निबंध हैं। और अगर केवल इस निबंध संग्रह को हम देखें तो विषय की दृष्टि से इसमें कितना वैविध्य है, सिर्फ इसका एक नमूना दिखाने के लिए इसका विषय मैं बताना चाहती हूँ। अगर इसमें दार्शनिक निबंध भी हैं, सामाजिक भी हैं, साहित्यिक आलोचनाएं भी हैं, तुलनात्मक आलोचना भी है, भाषा विषयक निबंध भी हैं और समीक्षा भी है। दार्शनिक निबंधों में शून्य और शक्ति, सामाजिक निबंध में राष्ट्र और नारी, रूप और नारी, साहित्यिक आलोचना परक निबंधों में हमारे साहित्य का ध्येय, काव्य में रूप और अरूप, साहित्य का फूल अपने ही वृंत पर, और तुलनात्मक निबंध के रूप में बहुत महत्वपूर्ण एक निबंध है मुसलमान और हिंदी कवियों में विचार सामने। भाषा विषयक निबंधों में साहित्य और भाषा और तथा एक बात, ये 2 निबंध हैं। और समीक्षात्मक निबंधों में पंत जी और पल्लव और काव्य में रूप और अरूप। इसमें से पंत जी और पल्लव शीर्षक जो निबंध था, वो बाद में एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। शून्य और शक्ति शीर्षक जो निबंध है, जो दार्शनिक कोटि का निबंध है, इसमें उन्होंने रेखा गणित, बीज गणित, विज्ञान आदि सभी के केंद्र में शून्य को माना है और शून्य और शक्ति में अभेद स्थापित करते हुए युग धर्म से उसको जोड़ने की कोशिश की है। राष्ट्र और नारी और रूप और नारी, इसमें उन्होंने जो भारतीय नारी पाश्चात्य नारियों का अंधानुकरण कर रही हैं, उसके प्रति उन्होंने चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि आत्मा के अलंकरण
और आत्मिक आभूषण की आवश्यकता है। इसी से ही भारतीय नारियों का उत्थान संभव है। हमारे साहित्य का ध्येय निबंध में राजनीति और साहित्य के महत्व को उन्होंने रेखांकित किया है और कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता जड़ स्वतंत्रता है और जबकि साहित्य हृदय परिवर्तन द्वारा एक मानसिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रबंध प्रतिमा उनके बहुमुखी व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने वाला निबंध संग्रह है जो रचनावली के 5 और 6 2 खंडों में निराला के समस्त निबंधों का प्रकाशन हो चुका है। मैं एक एक निबंध पर विस्तार से तो बात नहीं कर सकती और विषय को थोड़ा रोचक भी बनाए रखना है, इसलिए मैं उन्हीं निबंधों का चयन करके निराला के उस पूरे चिंतन परक परिदृश्य को आपके सामने रखूंगी जिससे रोचकता भी बनी रहे और निराला का वैचारिक परिदृश्य भी हमारे सामने आ जाए। निराला की जो अब हम जब इनके साहित्य को उनके निबंधों का अवलोकन करें तब हमें दिखाई देगा कि उनकी दृष्टि कितनी व्यापक थी, उनकी विचार शक्ति कितनी सूक्ष्म और प्रखर थी। भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन और 20वीं शताब्दी की साहित्यिक बहसों के साथ ही जो निराला का जो रचनात्मक संघर्ष है, यह रचनात्मक संघर्ष भी पूरा उनके इस वैचारिक चिंतन परक साहित्य में हमें देखने को मिलता है। और इसी चिंतन परक साहित्य के माध्यम से हम जो निराला अपने समय के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक परिदृश्य को किस तरह से देख रहे हैं, उनकी पक्षधरता क्या है और किस तरह से ये जो निराला को प्रभावित कर रहे हैं, ये इसका एक आईना हमारे सामने प्रस्तुत होता है। कुछ निबंधों को लेकर हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। कवि और कविता, साहित्य और भाषा, सौंदर्य दर्शन और कवि कौशल, काव्य साहित्य, विद्यापति और चंडीदास, गोस्वामी तुलसीदास और रविन्द्रनाथ शीर्षक निबंध। इस पर पहले मैं बातचीत करूंगी थोड़ी बहुत। जो ये सारे जो जिन निबंधों की अभी मैंने बातचीत की, ये लगभग कवि, कविता और काव्य कला के विश्लेषण से संबंधित निबंध हैं। साहित्य और भाषा शीर्षक निबंध में निराला कहते हैं कि वह अर्थात साहित्य किसी उद्देश्य की पुष्टि के लिए नहीं आता, वह स्वयं एक सृष्टि है, इसलिए उसका फैलाव इतना है जो सीमा में नहीं आता। और ऐसे ही साहित्य से राष्ट्र का यथार्थ कल्याण हुआ है। और फिर वो कहते हैं कि यह कविता की उद्देश्यहीनता का समर्थन नहीं है, बल्कि कविता की स्वतंत्रता का समर्थन है। भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कविता को परिभाषित करने के बहुत प्रयास किए गए। कवि और कला निबंध में निराला ने कविता को परिभाषा की सीमा में बांध देने का निषेध किया है। वो कहते हैं कि कविता की अनेक परिभाषाएं हुई हैं, उसके अनेक नाम रूप दिए गए, बहुत लंबा लेख है ये। और ये लेकिन ये सब उसके जैसे अंधे के हाथी की तरह से, इसका केवल विभागात्मक व्याख्या ही इन परिभाषाओं के माध्यम से हुआ है। उस कविता के पूरे व्यापक स्वरूप का निर्माण उन परिभाषाओं में समेटा और जो कविता का पूरा स्वरूप है वह उन परिभाषाओं में सीमित नहीं किया जा सकता है। फिर वो अपनी स्थापनाएं देते हैं कि कवि पर देश काल और समाज का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अब कविता अपनी रचना प्रक्रिया में स्थानीय होने के साथ साथ वर्तमान से भी प्रभावित होती है। वो अपने कलात्मक मिजाज में स्थानीयता और वर्तमान का अतिक्रमण करते हुए जब कलात्मक मिजाज में आती है तब वो स्थानीयता का अतिक्रमण करती है और अतिक्रमण करके वह सार्वभौमिक और शाश्वत रूप में परिणत हो जाती है। और यह कलात्मक पूर्णता स्थानीयता से सार्वदेशिक हो जाने की कला भावों की गहराई से ही कवि को प्राप्त होती है। विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक है हिंदी आलोचना,
इसमें उन्होंने एक टिप्पणी की है, उसमें से थोड़े सा अंश लेते हुए अपनी बात बढ़ाएंगे आगे। उन्होंने लिखा है कि जो निराला का समकालीन भारत था उसमें विश्व जनीनता और वसुधैव कुटुंबकम का नारा बहुत जोरों पर था, और विश्व प्रेम के नाम पर लोग देश प्रेम को घटा बढ़ा रहे थे और कह रहे थे कि सच्चा विश्व प्रेमी ही देश प्रेमी होता है। निराला इससे सहमत नहीं होते हैं। उनका कहना है कि देश को प्रेम ना करने वाला विश्व को कैसे प्रेम करेगा। उनका मानना है कि स्थानीय ही सार्वदेशिक का प्रतिनिधि होता है। साहित्यकार अपनी स्थिति की अभिव्यक्ति करके ही सार्वदेशिक और सार्वकालिक बन सकता है। अपनी जगह छोड़कर पराये यश का अनुकरण करके न तो वे स्थानीय हो सकते हैं और न सार्वदेशिक। अब निराला की टिप्पणी निराला के ही शब्दों में देखिए। विकास अपने ही भीतर का विकास है और वही विश्व विकास है। किसी किसी साहित्यिक ने देश के ठक्कुरों को छोड़कर विदेश के कुक्कुरों की पूंछ बुरी तरह पकड़ी, पर पूंछ जिसकी है वह उसी के साथ रहती है, यह भूल गए। तो इस तरह से निराला बड़े ही व्यंग्यात्मक शैली में टिप्पणियां करते हैं और अपनी स्थापना देते हुए कहते हैं कि जो काव्य कला भाव पक्ष और कला पक्ष, ये जो दो चीजें हैं, इनमें से काव्य कला से बढ़कर भाव होते हैं। कवि शब्दों का जादूगर नहीं होता है। उसके शब्द जब हृदय के स्वाभाविक उद्गार बनते हैं तब वो सीधे जनता के हृदय को छूते हैं, और जब जनता के हृदय को सीधे छुएंगे तब वह कविता काल यात्री बनेगी। और इसी आधार पर उन्होंने वाल्मीकि, तुलसीदास, गालिब और रविंद्रनाथ कविताओं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिनमें सहृदयता है, सौंदर्य है, संगीत है। और इसी सहृदयता, सौंदर्य और संगीत को ही निराला कविता के स्थायी घटक मानते हैं और इसी के आधार पर उन्होंने अच्छी कविता के प्रतिमान गढ़े हैं। और कहा कि रीतिकालीन कविता अपनी कलात्मक प्रभा के बावजूद भावों की आंतरिकता और अध्यात्म से शून्य है, इसलिए यह कविता तात्कालिक मनोरंजन और अलंकृति की दृष्टि से चाहे जितनी आकर्षक हो, उसका स्थायी मूल्य और महत्व नहीं है। अब इसके बाद उन्होंने बिहारी और रविन्द्रनाथ की तुलना की और कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर इसलिए बड़े कवि हैं क्योंकि उनकी कविता में प्रभाव की दीर्घता है, जो संगीत और रहस्य के समन्वित भाव से पैदा हुई है। बिहारी की कविता का प्रभाव स्फुलिंग की तरह क्षणिक होता है, जबकि टैगोर की कविता पाठक की चेतना में देर तक और दूर तक गूंजती रहती है। फिर इसी तरह से उन्होंने चंडीदास और विद्यापति की तुलना की और कहा कि विद्यापति में धैर्यपूर्वक सौंदर्य निरीक्षण की अपूर्व क्षमता है और जबकि चंडीदास में आवेश की अधिकता है, इसलिए दोनों में विद्यापति का स्थान ऊंचा है। फिर विद्यापति की तन्मयता और भावों की मार्मिकता के साक्ष्य के रूप में निराला उनके पद की दो पंक्तियां उद्धृत करते हैं। पंक्तियां हैं, जन्म अवधि हम रूप निहारन नयन न तिरपित भेल, लख लख युग हिया राखनु तौ हिया जुड़ल लगेल। अर्थात उम्र भर रूप निहारने के बाद भी आंखों की प्यास नहीं बुझी और लाखों वर्ष तक अपने हृदय में रखने के बाद भी छाती शीतल नहीं हो सकी। प्यास और दाह की इस निरवधि यातना को झेलना ही प्रेम की नियति है। अब इन पंक्तियों को उद्धृत करने के बाद निराला अब इस पर अपनी टिप्पणी देते हैं और टिप्पणी देते हुए लिखते हैं कि ये पंक्तियां संसार के श्रृंगार साहित्य में सर्वोत्तम स्थान अधिकृत करने की शक्ति रखती है। श्रृंगार में इतनी सूक्ष्मदर्शिता और सरल वर्णना मैंने बहुत कम देखी है। यह टिप्पणी करके फिर उन्होंने
एक उदाहरण सूक्ष्मदर्शिता का और दिया और एक उदाहरण सरल वर्णना का दिया। सूक्ष्मदर्शिता का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध विद्यापति का पद है, खने खन नयन कोण अनुसरई, खने खन वसन धूलि तनु भरई, खने खन दसन छठा छठ हास, खने खन अधर आगे करु वास। अब निराला इन पंक्तियों का विश्लेषण करते हैं। शैशव और यौवन दोनों का कवि शेखर ने एक साथ ही वर्णन किया है। कभी यौवन की छटा दिखाते हैं, कभी शैशव की चंचलता। खने खन नयन कोण अनुसरई, यह कहकर यौवन की चहल पहल दिखाते हैं और तुरंत उसके बाद ही खने खन वसन धूलि तनु भरई कहकर शैशव की क्रीड़ा प्रदर्शित करते हैं। तरुणी के स्वभाव का इतना सुंदर और हृदयग्राही चित्र विद्यापति ने यहाँ खींचा है और इतनी सरल भाषा और इतनी सूक्ष्म दर्शिता के साथ यह उल्लेखनीय है। इसके बाद उन्होंने भावुकता परक, इसी विषय पर भावुकता परक विद्यापति के एक छंद को उद्धृत किया। सूक्ष्मदर्शिता और भावुकता, भावुकता परक पद को उद्धृत किया है, कहा है, एक पद है विद्यापति का जिसको निराला ने उद्धृत किया है कि एर नव यौवना अभिरामा, जत देखल तत करई न कहई न पारी, छो अनुपम इकठामा, हरिण इंदु हरिण इंदु अरविंद करिन हिम, नयन वदन परिमल, गति तन रुचि असुललित बानी। 6 चीजें एक साथ हैं, हरिण इंदु अरविंद करिन हिम, और इसके बाद उसके 6 उपमेय हैं, नयन वदन परिमल गति तन रुचि। अब निराला की टिप्पणी, निराला इस पर टिप्पणी दे रहे हैं। नव यौवना निभिरामा कामिनी पर कवि की उक्तियां कितनी सुकुमार और कितनी हृदयग्राहिणी है, हृदयहारिणी है। कवि उस नव यौवना भिरामा वामा के जिस किसी अंग को देखता है थक जाता है, कहता है मैं वर्णन न कर सकूंगा। ध्यान दीजिए, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया। निराला लिखते हैं हद है। कवि की यह उक्ति उस वामा को मानो और भी सुंदर कर देती है, उसमें आकर्षण भर देती है और अपने न कह सकने का कारण भी कवि बतलाता है। कहता है वहां 6 अनुपम एक साथ विराजमान है, मैं अनुपम की उपमान उपमेय से कैसे वर्णना करूं। कामिनी को लावण्य देने वाले ये 6 अनुपम हैं, हरिण, इंदु, अरविंद, करिणी, हिम और पिक। हरिण से नयन, इंदु से मुख, अरविंद से परिमल, परिमल यानी अंग का सुगंध, करिणी से गति, हिम से उसके तन की तन रुचि और पिक से नव यौवना कामिनी की सुललित वाणी की वर्णना है। कितना साफ निबाह है, गुणी और गुण का क्रम कहीं बिगड़ने नहीं पाया। निराला की खासियत यह है कि जब वो किसी कवि पर बात करते हैं तो वह किसी पहले से प्रचलित सिद्धांतों के आधार पर कविता की व्याख्या नहीं करते हैं, बल्कि सिद्धांत की चर्चा कविता के संदर्भ में करते हैं। और पहले वो कविता की पंक्तियों की व्याख्या करते हैं और व्याख्या करने के बाद उस पर आलोचनात्मक टिप्पणी देते हैं। ये उनकी खासियत है। विद्यापति और चंडीदास शीर्षक जो उनका निबंध है वह व्यावहारिक समीक्षा का बहुत अच्छा नमूना है। देखिए क्या कहते हैं। कवि शेखर विद्यापति और कवि कुल चूड़ामणि चंडीदास दोनों महाकवि हैं। आकर्षण और पांडित्य कवि शेखर में मुझे अधिक मिला। ये दोनों एक ही समय के कवि थे। कवि शेखर विद्यापति और भावुक शिरोमणि चंडीदास में किसका दर्जा बड़ा है, इस प्रसंग पर बहुत सी बातें विचार के लिए सामने आती हैं। मेरी समझ में भावुकता और सरसता दोनों में पर्याप्त है। काव्य में जब विद्वत्ता की छानबीन की जाएगी उस समय कवि शेखर विद्यापति की रचना अधिक प्रौढ़, अधिक प्रांजल ठहरेगी।
विद्यापति विचार के सब भुजों में आ सकते हैं और बड़ी खूबी से परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। उनकी सौंदर्य पर्यवेक्षण की वर्णना जितनी पुष्ट है, भावुकता भी उतनी ही प्रबल है। चंडीदास में भावुकता की ही मात्रा अधिक मिलती है। भावुकता या आवेश में ही कला के अनमोल रत्न उनकी लेखनी से निकले हैं। उन्होंने ज्ञान भाव से कविता की, उच्च कोटि की कविता की कारीगरी नहीं की। शायद वह इस तरह कर भी नहीं सकते थे, कारण उनकी पदावली के पाठ से जान पड़ता है वह बहुत बड़े विद्वान न थे। परंतु विद्यापति की विद्वत्ता के प्रमाण जगह जगह उनकी पंक्तियों में मिल जाते हैं। बंगाल में प्रचलित कीर्तन के स्वर में चंडीदास की तमाम पदावली आ जाती है। उनकी कृति संगीतमय है, स्वर ही उसके प्राण हैं। परंतु विद्यापति में संगीत भी है, वर्णनात्मक पाठ सुख भी है। चंडीदास में आवेश अधिक है और विद्यापति में धैर्यपूर्वक सौंदर्य निरीक्षण। कुछ लोग कविशेखर विद्यापति को अश्लील कहते हैं। अब आलोचकों पर एक उनका प्रहार है। कुछ लोग कविशेखर को अश्लील कहते हैं। उन नीतिज्ञ महापुरुषों की कविता समझने की शक्ति पर मुझे संदेह है। चंडीदास में अश्लीलता अवश्य नहीं आने पाई है। उनकी उक्तियां एक साधक भक्त की सी उक्तियां हैं। वे साधक थे भी। एक ही समय के बंग और मिथिला के ये दोनों महाकवि साहित्य के अमूल्य रत्न हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं। कहते हैं ये कवि महापुरुष थे और चैतन्य देव के आविर्भाव से पहले इन्हें इसलिए आना पड़ा कि ये राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम पर अपनी अपनी रस सिद्ध रचनाएं रख जाएं और श्री महाप्रभु आकर इनका रसास्वादन करेंगे। जिन कवियों के संदर्भ में भारतवर्ष की यह धारणा है, उन पर अश्लीलता का दोष मढ़ने से पहले आजकल के समालोचक अगर कुछ विचार कर लिया करें तो बुरा न होगा। निराला की ये जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी एक तरफ तो उनके तुलनात्मक आलोचना को के उदाहरण के रूप में रखी जा सकती है और साथ ही साथ निराला की काव्य संबंधी अवधारणा भी इसमें दिखाई दे रही है। निराला के अनुसार ये जो कथन है, इस कथन में जो निकल के आ रहा है, उस निराला के अनुसार भावों की मार्मिकता, संगीत का रूहानी स्पर्श और व्यथा की अदृश्य नियति को साधने वाला समर्थ कवि ही कालजयी होता है। निराला की चिंतन प्रक्रिया के अगर मूल में चले हम, तो उनके चिंतन, उनके दर्शन और उनके सांस्कृतिक सोच के केंद्र की धुरी है वेदांत। उनका मानना है कि भारत की सांस्कृतिक एकता और मानवीय मुक्ति का आधार वेदांत ही हो सकता है। वेदांत को निराला एक ऐसे समावेशी दर्शन के रूप में देखते हैं जिसमें समूची भारतीय परंपरा का एक नैरंतर्य, उसकी सांस्कृतिक बहुलता और एक विराट विश्वबोध समाहित है। वेदांत को ही कसौटी मानकर उन्होंने तुलसी, गालिब और टैगोर की कविताओं की व्याख्या की और उनके महत्व का निर्धारण किया। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो दो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास और रविंद्रनाथ शीर्षक उनका निबंध, निराला का निबंध उल्लेखनीय है। टैगोर निराला के बहुत ही प्रिय कवि थे, लेकिन जब वो रविंद्रनाथ टैगोर की तुलसीदास से तुलना करते हैं तो और दोनों कवियों की कविताओं का गहन विश्लेषण करते हैं, तब उनका निष्कर्ष क्या है देखिए। वो कहते हैं कि तुलसी की कविता वेदांत की उच्च भूमि पर भी, उच्च भाव भूमि पर भी सहृदयता का निर्वाह करती है, इसलिए वो रविंद्र से बड़े कवि हैं। निराला फिर आगे लिखते हैं कि कविता में जिस किसी विषय पर रविंद्रनाथ ने लेखनी चलाई है, वही उन्होंने चमत्कार पैदा कर दिया है। लेकिन रविंद्र में तुलसी जैसी दार्शनिक भावभूमि
और मानवीय स्थितियों के चित्रण की विलक्षण रचनात्मक क्षमता का अभाव है। आगे फिर वो कहते हैं कि वे अर्थात रविन्द्रनाथ शुद्ध साहित्य के जितने बड़े कवि हैं, जितने अच्छे कवि हैं, दर्शन निश्चित साहित्य के उतने अच्छे नहीं। हमारे विचार से गोस्वामी तुलसीदास साहित्य और सत्य दर्शन के पारंगत महाकवि हैं। तुलसी की कविता वेदांत की उच्च भावभूमि पर भी सहृदयता का निर्वाह करती है, इसलिए वे रविंद्र से बड़े कवि हैं। बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए, एक दो उदाहरण अभी हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। उन्होंने इसी निबंध में लिखा है कि उमर खयाम, कांट, स्पेंसर, ब्लेक, बहुत सारे कवि और दार्शनिकों ने अनादि तत्व की चर्चा की है, लेकिन उन्हें सफलता वहीं मिली है जहां उन्होंने या तो अनुवाद किया है या तदनुकूल ही लिखा है। जब उन्होंने अपनी तरफ से कुछ लिखने की कोशिश की, वहां पर त्रुटियां आ गई हैं। और यही हाल रविन्द्रनाथ की कविताओं के साथ भी हुआ है। जब तक वो अनुवाद करते हैं, तदनुकूल विचार लिखते हैं, तब तक वो बहुत बड़े कवि हैं। और जैसे ही वहां से वो विलग होते हैं और अपनी कल्पना के माध्यम से रहस्य लोक का सृजन करना शुरू करते हैं, वहीं उनसे चूक हो जाती है। अब निराला की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति को देखिए। रविन्द्रनाथ की पंक्ति को उद्धृत करते हैं, आमाय तोमाय मिलन हाले सकली जाय भूले। आमाय तोमाय मिलन हाले सकली जाए भूले। विश्व सागर देव दो खेलाए उठे तखन दुले। तखन शब्द पर उटिक गए, यहाँ पर तखन शब्द उनको रोकता है और फिर इसके आधार पर वो व्याख्या करते हैं। कहते हैं मेरा और तुम्हारा मेल होता है तो मैं सब भूल जाता हूं। और दूसरी पंक्ति में अर्थ है कि उस समय यह विश्व सागर तरंगाकार खेलता हुआ डोल उठता है। ये अर्थ है। पहले निराला अर्थ करते हैं, अब इसके बाद टिप्पणी लिखते हैं। कहते हैं यहाँ पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति का साम्य बिल्कुल नहीं पाया जाता। दूसरी पंक्ति का संबंध छिन्न हो जाता है। मेरा और तुम्हारा संयोग जब होता है, मैं सब कुछ भूल जाता हूं, इतना तो सत्य है। फिर उस समय विश्व सागर तरंगाकार, अब ब्रैकेट में निराला ने लिखा है तखन, या यह उस समय शब्द ध्यान देने योग्य है कि उस समय विश्व सागर तरंगाकार डोल उठता है। यह कौन देख रहा है? देखने वाला मैं तो तुम यानी अनादि से मिलकर एक हो गया है। जब वह रह ही नहीं गया, कभी सब भूल गया, तो अब बाद में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसकी खबर वो कैसे दे रहा है? और वो भी एक ही वाक्य में, मेरा और तुम्हारा मेल होने पर जब मैं सब भूल जा रहा है, तो उस समय यह कैसे हो रहा है? तो इस तरह से निराला कहते हैं कि तुलसीदास से यह चूक होती नहीं है। तुलसीदास जहाँ दर्शन की बातें करते हैं, वहां उनसे ये चूक नहीं होती है। तुलसीदास की भी पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि सो जाने जी देहु जनाई, जानत तुम ही वह जाई। मिल जाने के बाद या तुम हो जाने के बाद तुलसीदास फिर उस कल्पना का ही अंत कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति को दर्शाने वाला यह विवेचन है, निराला की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति। अब फिर वो और आगे बात इसी निबंध में कहते हैं कि श्रृंगार वर्णन में रविन्द्रनाथ अद्वितीय हैं, लेकिन जब वो दैवीय उपमाएं देते हैं और दिव्य सौंदर्य का वर्णन करते हैं, तो वहां पर उनसे चूक हो जाती है। और यहाँ भी तुलसीदास उनसे बाजी मार ले जाते हैं। आंखों पर रविन्द्रनाथ ने भी लिखा है और आंखों का एक उदाहरण तुलसीदास का भी।
पहले रविंद्रनाथ का उदाहरण, जे खाने पथेर बांके गेल चली नत आंखें, भरा गट लये कांख तरुणी। यानी कि जहां रास्ते के मोड़ पर भरा घड़ा हाथ कांख में लिए नीची आंखें किए तरुणी चली गई। निराला टिप्पणी देते हैं कि रविन्द्रनाथ इस तरह के चित्रों के खोलने में अपना सानी नहीं रखते, लेकिन चित्र काव्य में तुलसीदास भी रविन्द्रनाथ से कहीं कम नहीं है। और तुलसीदास का एक उदाहरण देते हैं, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितय दृष्टि करी बाकी। तो पियतन चितय दृष्टि करी बाकी में निराला के शब्दों में कहें तो दृष्टि की जिस सूक्ष्म मृदुल गति से प्रिय की पहचान कराई गई है वो अद्भुत है। इसके बाद निराला रविन्द्रनाथ की कविता के अनेक चित्र काव्यों का उदाहरण देते हैं और उसके बाद तुलसीदास की उसकी तुलना करते हैं और टिप्पणी देते हैं कि दोनों के चित्र काव्यों में अंतर यह है, जब एक तुलसीदास एक सीमा में बंधे हुए हैं और रविन्द्रनाथ के पास कोई वो बंधी हुई सीमा नहीं है, तो तुलसीदास के पास वो सीमा क्या है? इस पर वो कहते हैं कि रविन्द्रनाथ और तुलसीदास के वर्णन में फर्क यह है कि तुलसीदास को कथा प्रसंग पर उत्तम उत्तम चित्र दिखाने पड़े हैं और प्राचीन भारतीय धारा के अनुसार दिखाने पड़े हैं, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक युग के अनुकूल देश देशांतरों की प्रचलित सौंदर्य विकास की कला काम में लाते हैं। लेकिन फिर भी तुलसीदास चित्रकला में पूर्ण पारंगत हैं। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानो मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह लीनी। अस कहीं फिर चितये चिति तिहि ओरा, सियमुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निम्न तजो दृगंचल। इस पंक्ति को निराला उद्धृत करते हैं और इसका अर्थ खोलते हैं। पहले अब देखिए इनकी व्यावहारिक समीक्षा, यहाँ पर देखिए कैसे वो अर्थ खोल रहे हैं। प्रथम पंक्ति में पद्य के आवर्त में ही कंकन किंकिनियों की ध्वनि होना और दूसरी पंक्ति में राम का वीरोचित सौंदर्य कि मन ही मन सोच कर लक्ष्मण से कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हृदय गुनी, हृदय में सोच करके, ये इस शब्द पर निराला रुकते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं कि दूसरी पंक्ति में राम का वीरोचित सौंदर्य कि मन ही मन सोच कर लक्ष्मण से कहते हैं। इतनी मधुर ध्वनि भी इन्हें केंद्रच्युत नहीं कर सकती। वे कामिनी रूप पर मुग्ध होकर मरीचिका के मृग की तरह तृष्णा से बिल्कुल बहिर्मुख नहीं हो जाते। वे सोच कर विचार पूर्वक कहते हैं। और अंतिम दोनों पंक्तियों में प्रेम का बड़ा ही पावन रूप प्रकट हुआ है। एकटक दृष्टि की इतनी सुंदर व्याख्या है जो किशोर और किशोरियों के यौवनान्वेष की प्रथम माया, प्रथम वशीकरण मंत्र अज्ञात भाव से अपनी सिद्धि की सीढ़ियों पर चढ़ा ले जाता है, जिसका फल पीछे चलकर प्रकट हुआ। परम प्रेममय मृदु असित मसिकीनी, चारु चित्त भीति लिख दीनी। फिर इसी के बाद उन्होंने धनुष भंग प्रसंग, कैकेयी के वरदान का प्रसंग, लक्ष्मण द्वारा वन में साथ जाने का प्रसंग, केवट के द्वारा नाव न लाने का प्रसंग, मांगी नाव न केवट आना, कहें तुम्हार मरम में जाना, ये तमाम उदाहरणों के द्वारा फिर उन्होंने ये उदाहरण रविन्द्रनाथ के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं और तुलसीदास के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं और कहा है कि रविन्द्रनाथ के चित्रों से कहीं भी सौंदर्य की कमी और न कला में, न कवित्व में, न सहृदयता में तुलसीदास में नहीं है, बल्कि उनसे बढ़ चढ़कर। अब जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात मुझे इस निबंध में दिखाई दी वो लाइन मैं आपको पढ़ के सुना रही, बहुत ही सचमुच चौंकाने वाली पंक्तियां हैं।
रविन्द्रनाथ टैगोर रोमांटिक पोएट थे। छायावाद और रहस्यवाद के अग्रदूत के रूप में उनको जाना जाता है। लेकिन निराला की टिप्पणी देखिए, छायावाद, रहस्यवाद या अध्यात्मवाद की तुलना में रविंद्रनाथ किसी भी तरह तुलसीदास के सामने नहीं ठहरते। एकला आमी बाहर होलिम तोमा रवि सारे, साये साये के चले मोरे नीरव अंधकारे। एकला आमी बाहर होलिम तोमार अभिसारे, साये साये के चले मोरे नीरव अंधकारे। इसकी व्याख्या करते हुए निराला कैसी बारीकी से इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि एक अभिसारिका है, अभिसारिका कहें या कवि खुद कह स्वयं कह लें या कोई मनुष्य कह लें या जीव कह लें, जो अकेली अपने प्रियतम के पास जा रही है और बीच में ही उसने कुछ और देखा जिसे वह अपना मैं प्रभु कहती है और जिसकी अपरिमित शक्ति का परिचय देती है। अब निराला की टिप्पणी है, इस गीत में अभिसारिका अपने लिए तो मैं का प्रयोग करती है, नए आए हुए प्रभु के लिए भी मैं का मैं, और सर्वनाम में उसे, वह, उसका, और जिसके अभिसार में चली है उसके लिए तुम और तुम्हारा। यानी एक ही पद में तीन कर्ता हैं, एक अभिसारिका या कवि का मैं, दूसरा अभिसार करते वक्त पैदा हुआ मैं का मैं, और तीसरा तुम जो अभिसार करने के पहले के सोचे हुए प्रभु हैं। पीछे तमाशा यह होता है कि अभिसारिका या कवि उस हाल में पैदा हुए प्रभु के अंदर लज्जा न रहने का भाव आरोपित कर जब उसे ले लेती है, मिला लेती है, उससे एक हो जाती है, तब अपने तीसरे प्रभु से कहती है, मैं अब किस लाज से तुम्हारे सामने आऊं। यानी अब जरूरत नहीं रह गई, यानी अपने मालिक को अपने अंदर पा गई। पर वह तुम वाली ध्वनि कहाँ मिटी? तुम वाले प्रभु को तो अंगूठा ही मिल रहा है। अब इनके साथ कौन मिले? तारे मिले। मैं उसे तो आपने ले लिया, पर जिनकी पहले से कल्पना कर रखी है उनको कौन ले? वे बेचारे ताकते ही रह जाते हैं। प्रश्न उठता है कि जब प्रभु भीतर ही मिले तो ये कौन थे? भीतर वाले प्रभु की छाया। जैसे एक नायिका के दो प्रेमी हों और वह एक से मिले और दूसरे को अंगूठा दिखाए। इसे छायावाद या रहस्यवाद नहीं कहते, यह समझदार रहस्यवाद नहीं है। अब इसी तरह से जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो मुक्ति की कल्पना की गई है, विवेचना की गई है, उसके बारे में भी निराला टिप्पणी करते हैं कि इसी तरह जो उनका रहस्यवाद है वो मुक्ति की विवेचना में भी बहुत गड़बड़ाया है। वहां पर यूरोप और भारत की खिचड़ी पकी है। पत्रों की हरितिमा, आकाश की नीलिमा और पुष्पों की सुगंध में इन्हें मुक्ति का स्वाद मिलता है। निराला के ही वाक्य हैं। निराला कह रहे हैं कि पत्रों की हरितिमा, आकाश की नीलिमा और पुष्पों की सुगंध में इन्हें मुक्ति का स्वाद मिलता है। सुनने में कितना अच्छा लगता है। मसनद भी न छूटेगी, तकलीफ भी सहनी नहीं और मुक्ति भी हाथों हाथ। एक हाथ में पूंजीवाद और दूसरे हाथ में अखंड तत्व ज्ञान। कवित्व की दृष्टि से तो कुछ कहना ही नहीं। रविन्द्रनाथ संसार के प्राचीन साहित्य से लेकर अब तक के कवियों में एक अद्भुत प्रतिभावान महाकवि हैं, इसमें संदेह नहीं। पर दर्शन मिश्रित साहित्य के इतने अच्छे नहीं। यहाँ उनकी मौलिकता स्वयं तो धोखा खाती ही है, दूसरों को भी धोखा देती है। तुलसीदास साहित्य और सत्य दर्शन के पारंगत महाकवि हैं।
गोस्वामी तुलसीदास का तत्व ज्ञान, जिसकी आधुनिक परिभाषा मिस्टिसिज्म का अनुवाद रहस्यवाद या छायावाद है, निहायत चुस्त है। उसका प्रतिवर्ण पूर्व काल के ऋषियों की अनुभूति से मिलता है। वह ज्ञान उनका साधना लब्ध ज्ञान है, केवल अध्ययन जन्य नहीं। एक यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि टैगोर का जो ज्ञान है वह अध्ययन जन्य है और तुलसीदास का साधना जन्य। फिर वो उदाहरण देते हैं, शून्य भीति पर रंग रूप नहीं करबिन लिखा चितेरे, मारे मिटे न मारे मरे न मिटे मोह दुख पाई विविध बनेरे। यही अनुभव तुलसीदास को होता है, यही सूरदास को और यही कबीरदास को। और तमाम विश्लेषण के बाद फिर वो निराला टिप्पणी देते हैं कि हमारे विचार से तुलसीदास साहित्य और सत्य दर्शन के पारंगत महाकवि हैं। रविंद्रनाथ साहित्य के महामान्य महाकवि हैं, पर उनकी दार्शनिक कविता जहां उनकी मौलिकता लिए हुए है, अर्थात जहां उन्होंने अनुवाद नहीं किया है, अपनी मौलिक कल्पना का आश्रय लिया है या रचना चातुर्य से चलती है, उतनी सहृदय नहीं। ध्यान दीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद को बंगला भाषा के माध्यम से विदेश से आयातित नई काव्य प्रवृत्ति मानते थे। ईसाई संतों के छायाभास बंगाल से होता हुआ हिंदी में आ पहुंचा। अगर हम रामचंद्र शुक्ल को उद्धृत करें तो रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं कि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर की उन कविताओं की धूम हुई जो अधिकतर पाश्चात्य ढांचे का आध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर चली थी। पुराने ईसाई संतों का छायाभास तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी। और यह वाद क्या प्रकट हुआ, एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा सा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बार की झुक पड़े। आचार्य शुक्ल के इन आक्षेपों का जवाब इस तुलनात्मक विवेचन में निराला ने बखूबी दे दिया है। तुलसीदास के तत्वज्ञान, जिसकी जड़ें पूर्व काल के ऋषियों की अनुभूति से मिलती हैं, निराला के अनुसार इसी का आधुनिक नाम रहस्यवाद है, इसी का आधुनिक नाम छायावाद है। वह न तो विदेश से आयातित है और न ही रविन्द्रनाथ टैगोर से। अब वेदांत जो निराला के जीवन दर्शन और सांस्कृतिक चिंतन की केंद्रीय धुरी है, जिसमें निराला ने पूरी समावेशी संस्कृति को देखा है, उसी वेदांत के आधार पर उनका मानना है कि वेदांत की भूमि पर धर्म, भाषा और संस्कृति की सरहदें मिट जाती हैं। यह भारतीय दर्शन की वह जमीन है जिस पर हमारी परंपरा की बड़ी बड़ी प्रतिभाएं एक साथ खड़ी नजर आती हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो उनका एक निबंध है, मुसलमान एवं हिंदी कवियों में के विचार सामने। मुसलमान एवं हिंदी कवियों के विचार सामने। इस निबंध में निराला को गालिब, मीर, नजीर सभी की कविताओं में वेदांत की छाया नजर आती है। खासतौर से 3 बिंदुओं पर, संसार की असारता, ब्रह्म और जीव की एकता और ज्ञान की महत्ता। दोनों तरह के कवियों में उन्होंने लिखा कि समान रूप से मौजूद है। उन्होंने लिखा है कि वेदांत गालिब को तुलसीदास से जोड़ देता है। गालिब का एक मशहूर शेर है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। यानी कि जब कुछ नहीं था तो खुदा था,
यदि कुछ न होता तो खुदा होता। मुझे होने ने, भाव ने, संसार ने, हूं ने, इस भाव ने डुबो दिया। मैं न होता तो क्या अच्छा होता। अब निराला लिखते हैं कि महाकवि गालिब के ये वाक्य हर्फ वेदांत से मिलते हैं। जब कुछ नहीं था तब खुदा था, यही वेदांत की तथा हिंदू आस्तिक और नास्तिक दर्शन की बुनियाद है। जहां ईश्वर की सत्ता है वहां संसार नहीं। इसी पर गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, जी जाने जग जाए हेराई। यहां दोनों के भाव एक हैं। होने ने या भाव ने गालिब को डुबो दिया, अर्थात दुनिया के ज्ञान ने उन्हें ससीम कर दिया, संसार में डाल रखा है, जिसके लिए वह कहते हैं यह न होता तो क्या ही अच्छा होता, तब खुदा का ही अस्तित्व रहता। None else exist and thou art that। कबीर भी कहते हैं जहां ज्ञान रहता है वहां मोह नहीं रहता। उनकी पंक्ति उद्धृत किया है निराले ने, सूर प्रकाश तह रैन कहाँ पहिए, रैन प्रकाश नहीं सूर भासे, होय ज्ञान तह ज्ञान कहाँ पहिए, होय जहाँ ज्ञान अज्ञान नासे। इसी तरह नजीर अकबराबादी कहते हैं, तन्हा न उसे अपने दिले रंग में पहचान, हर बाग में हर दश्त में हर संग में पहचान, बेरंग में बारंग में नौरंग में पहचान, मंजिल में मुकामात में फरसंग में पहचान, हर राह में हर साथ में हर संग में पहचान। इन पंक्तियों में जो दुनिया का वर्णन है और जो दुनिया के साथ अध्यात्म का भी वर्णन है, इसमें निराला ने विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन को देखा है। यानी दुनिया भी है और खुदा भी है, यानी कि खुदा ही दुनिया के अनेक रूपों में विद्यमान है। और इसके बाद निराला इसी भाव की एक पंक्ति तुलसीदास की उद्धृत करते हैं, अव्यक्तमेकम अनाकितरुच चारि निगमागम घने, षटकंद शाखा पंच विष अनेक पर्ण सुमन घने। सूरदास भी इन्हीं भावों पर कहते हैं, जित देखो तित श्याम मई है, श्याम कुंज वन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। इसी तरह मृत्यु की नश्वरता पर भी तुलना की है निराला ने। मृत्यु की नश्वरता पर नजीर की पंक्ति है। नजीर अकबराबादी कहते हैं, जब चलते चलते रास्ते में या गौन तेरी ढल जावेगी, या बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने पावेगी। यह नश्वर संसार का जो चित्र यहाँ विवेक को जागृत करने के लिए नजीर ने खींचा है, निराला कहते हैं कि इसका प्रभाव हिंदू कवियों पर बहुत पहले से ही और बहुत ज्यादा रहा है। नश्वरता पर प्रायः यहाँ के सभी कवियों ने कविताएं लिखी हैं, शंकराचार्य से लेकर आधुनिक कवियों तक। शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। पंत की पंक्तियां हैं, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर। शत शत फेनुस्वित स्वीप फुत्कार भयंकर, घुमा रहे नित घनाकार जगती का अंबर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर। अब निराला की टिप्पणी देखिए। निराला कहते हैं, जिस तरह नश्वरता के माध्यम से वैराग्य की शिक्षा हिंदुओं के यहाँ मिलती है, उसी तरह मुसलमानों में भी। सूफीवाद में ज्ञान, वैराग्य और मादकता तीनों की प्रधानता है। मुसलमानों के दर्शन में तो नहीं, हाँ कुरान के साथ अद्वैतवाद की सूक्तियां जरूर मिल जाती हैं। कुरान का असल तत्व जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, वह एकमेवा द्वितीयम का अक्षर अक्षर अनुवाद है। हम यह नहीं कहते कि कुरान की उक्ति अनुवाद के रूप में आई है, क्योंकि हमें मालूम है ईश्वर को प्रत्यक्ष करने वाले महापुरुष एक ही सत्य का प्रचार करते हैं। और जिस तरह हिंदुओं के महापुरुषों ने
सत्य से ओतप्रोत एक ही ज्ञानमय कोश का तत्व हासिल किया, उसी तरह मोहम्मद ने भी तपस्या द्वारा अवांग मंसूर अगोचरम सत्य का साक्षात्कार किया। सिंधु और बिंदु की उक्ति से ब्रह्म और जीव की जो बातें भारतीय साहित्य में मिलती है, वही मुसलमान कवियों की कविता में दरिया और कतरे के रूप। तुलसीदास लिखते हैं, तुम्हें मिलत नहीं होए भय यथा सिंधुगत नीर, और गालिब कहते हैं, इस तरह कतरा है दरिया में फना हो जाना। इसी तरह के अनेक विचार साम्य के उदाहरणों के बाद निबंध के अंत में जो निराला निष्कर्ष देते हैं, वह निष्कर्ष आज के समय में भी कितना प्रासंगिक है, इसको सुनिएगा। वो लिखते हैं, जब तक अनेक प्रकार के वितंडावाद भारतवर्ष में चक्कर काट रहे हैं, तब तक हिंदू और मुसलमान अपनी अपनी यथार्थ प्राचीन शिक्षा को प्राप्त कर दबाने या दबने वाले अपर भावों को त्याग कर आपस में मैत्री स्थापित करके एक दूसरे के उत्कर्ष को समझने की चेष्टा करें, तो दोनों के लिए उन्नति का रुका हुआ रास्ता निस्संदेह खुल जाएगा। निराला का यह लेख सुधा के नवंबर अंक में 1929 में छपा था। जाहिर है उस समय राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम और अंग्रेजों की कूटनीति, फूट डालो राज करो का वह दौर था जिस समय यह लेख लिखा गया, जो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। नवीन साहित्य और प्राचीन विचार शीर्षक निराला का एक निबंध है, जिसमें उन्होंने इसी तरह के भावों की एक टिप्पणी की है कि विजातीय भावों के मिश्रण से ही संस्कार हो सकता है। यदि किसी सृष्टि को प्रगतिशील रखना है, तो उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए विजातीय भावों का उसमें समावेश करना नितांत आवश्यक है। समकालीन भारत में सांस्कृतिक शुद्धता की जो उन्मादवादी विचारधारा इस बहुलतावादी देश में चल रही है, वह इसकी एकता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और निराला की यह सांस्कृतिक समझ शुद्धता के आग्रही संगठनों और राजनीतिक निहितार्थों को उद्घाटित करने के साथ हमें सावधान भी करती है। निराला के चिंतन में एक सार्वभौमिक मानवीय संस्कृति का आग्रह है। उनका मानना है कि संस्कृति की जड़ें एक देशीयता में होती जरूर हैं, क्योंकि उसका विकास देश काल के विशिष्ट ढांचे में निर्मित और विकसित होता है, लेकिन संस्कृति की शुद्धता की धारणा एक गैर सांस्कृतिक या संस्कृति विरोधी मानस में ही बनती है। जीवित और उदार संस्कृति अन्य के साथ संवाद करती है और भिन्नता के प्रति एक सहिष्णु विवेक की क्षमता से संपन्न होती है। कोई भी संस्कृति अंतःक्रियात्मक होकर ही अधिक गतिशील और मानवीय मूल्यों से संपन्न होती है। सांस्कृतिक आत्मघात के जीवाणु उसकी शुद्धता और एक रूपता के आग्रह में ही होते हैं। ये टिप्पणी निराला करते हैं। फिर एक उनका निबंध है, हिंदी के गर्व और गौरव श्री प्रेमचंद जी। अमिताभ बच्चन कोरोना से पीड़ित, अखबार में मीडिया में छाए हुए, और बहुत सारे नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे और लोग जो मीडिया में आने से दूर। निराला का यह लेख उस समय का लिखा हुआ है जब प्रेमचंद बिल्कुल अंतिम समय में हैं और हिंदी समाज की संवेदनाएं, जिस प्रेमचंद ने हिंदी जगत को इतना समृद्ध किया, हिंदी का साहित्य का मयार बदला, उस प्रेमचंद के प्रति साहित्यकारों की संवेदनाएं कितनी कम हैं, मीडिया कितना उनको कम फोकस करती है। और मतलब जो सांस्कृतिक अनपढ़ता कुपढ़ता का रोना हम आज रो रहे हैं मीडिया की, वो 1936 में भी वही स्थिति थी।
निराला लिखते हैं कि हिंदी के युगांतर साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रत्न प्रेमचंद महाव्याधि से ग्रस्त होकर शय्याशायी हो रहे हैं। कितने दुख की बात है, हिंदी के जिन पत्रों में हम राजनीतिक नेताओं के मामूली बुखार का तापमान प्रतिदिन पढ़ते हैं, उनमें श्री प्रेमचंद जी की अवस्था की साप्ताहिक खबर भी हमें पढ़ने को नहीं मिलती। दुख नहीं, लज्जा की बात है, हिंदी भाषियों के लिए मर जाने की बात है। निराला के चिंतन में एक अच्छी आलोचना का स्वरूप स्पष्ट है। रचना के मर्म का उद्घाटन करते हैं और रचना के जो मर्म का उद्घाटन करते हैं तो रस, छंद, अलंकार आदि औजारों से नहीं, बल्कि अपने ही नए रचनाशीलता की ही व्याख्या अपने स्वयं के बनाए औजारों से करते हैं। अगर हम एक वाक्य में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वे कविता पर सिद्धांतों के माध्यम से बात नहीं करते, बल्कि सिद्धांत की चर्चा कविता के संदर्भ में करते हैं। विचारधारात्मक या सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर वो एक ही रचना के सौंदर्य का, उसमें निहित आशय का उद्घाटन करते हैं और उसमें निहित गुण दोषों का भी विवेचन करते हैं। इस दृष्टि से उनके जो आलोचनात्मक निबंध हैं वो खास महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पंत और पल्लव, महाकवि रविन्द्रनाथ की कविता, मेरे गीत और कला, काव्य साहित्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। खड़ी बोली के कवि और कविता मूल्यांकन परक आलोचना का एक प्रतिनिधि निबंध है, जिसमें आलोचक प्रवर रामचंद्र शुक्ल की कविता की मीमांसा वो बड़े ही कठोर शब्दों में करते हैं। मैं पूरा तो उद्धृत नहीं करूंगी, 2 लाइन खाली उद्धृत कर रही हूँ। क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल की कविता पे? कविता में पंक्षियों के पंख आपने खूब नोचे और अगर यही नेचर को पर्सोनिफाई करने का आपका तरीका है तो निस्संदेह यहाँ वर्ड्सवर्थ भी मात है। इस कथन में निराला का आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रति गहरा आक्रोश व्यंग्यात्मक शैली में व्यक्त हुआ है। निराला एक योद्धा रचनाकार हैं। वे प्रत्याक्रमण में कोई रियायत नहीं बरतते। सुधा के जुलाई 1933 अंक के संपादकीय में निराला ने लिखा कि हिंदी का आलोचनात्मक वर्तमान साहित्य देखकर किताब फाड़कर फेंक देने की तबीयत होती है। यह मानवीय मन से इतनी दूर है, इतना स्थूल और इतना जड़ है। और यह टिप्पणी निराला ने उस समय की जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सर्वोत्तम आलोचना प्रकाश में आ चुकी है। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हो चुका है और हिंदी साहित्य जगत में उनकी स्थापनाएं आप वचन की तरह से स्वीकृत होने लगी थी। और रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का सबसे मुखर विरोध किया था। साथ ही साथ विशाल भारत के यशस्वी संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी, निराला के निशाने पर यही दोनों लोग हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य में रहस्यवाद पुस्तक उनकी आलोचना से पहले उनके अहंकार, हठ, मिथ्याभिमान, गुरुडम तथा रहस्यवादी या छायावादी कहलाने वालों के प्रति उनकी अपार घृणा सूचित करती है, ऐसा निराला लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि पंडित रामचंद्र शुक्ल की काव्य में रहस्यवाद पुस्तक उनकी आलोचना से पहले उनके अहंकार, हठ, मिथ्याभिमान, गुरुडम तथा रहस्यवादी या छायावादी कहलाने वालों के प्रति उनके अपार घृणा को सूचित करती है। ऐसे दुर्वासा समालोचक कभी भी किसी कृति शकुंतला का कुछ बिगाड़ नहीं सके। अपने शाप से उसे और चमका दिया है।
तो इस तरह से आक्रमण करके उसका जवाब देते हैं आक्रामक भाषा में। कबीर और जायसी के प्रसंग में आचार्य शुक्ल जब भारतीयता और अभारतीयता की चर्चा करते हैं तो निराला फिर उसे सिरे से खारिज करते हैं और कहते हैं कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि आलोचना में भारतीय अभारतीय कोई रंग नहीं होता, वह केवल आलोचना है जिसके साथ मनुष्य मात्र के मन का संबंध है। आलोचना निराला का मुख्य क्षेत्र नहीं है, लेकिन प्रत्याक्रमण और प्रतिक्रिया से अलग हट करके जब उन्होंने समग्र दृष्टि से मूल्यांकन किया और बहुत गंभीर समीक्षाएं, पंत और पल्लव की बात, पंत जी और पल्लव की चर्चा मैं नहीं करूंगी, उस पर तो सभी लोग मालूम है। मेरे गीत और कला नामक निबंध उनका है, जिसमें उन्होंने अपनी ही कविताओं की व्याख्या की है और बड़ी गहराई और सहृदयता के साथ, जो आलोचकों के लिए बहुत प्रेरणाप्रद है। खाड़ी बोली के कवि और हिंदी कविता शीर्षक निबंध में उन्होंने पंत के संबंध में, पंत के बहुत विरोधी के रूप में निराला को माना जाता है, लेकिन पंत के बारे में उन्होंने उनकी जो धारणा है, देखिए वो कहते हैं खड़ी बोली के कवि और कविता शीर्षक निबंध में कि हिंदी में जब से खड़ी बोली की कविता का प्रचार हुआ तब से आज तक उसमें स्वाभाविक कवि का अभाव था। उसका स्वाभाविक कवि अब इतने दिनों बाद आया है और वह गौरव कुसुम श्री सुमित्रानंदन पंत हैं। साहित्य के फूल अपने वृंत पर, कला के विरह में जोशी बंधु, हिंदी कविता साहित्य की प्रगति, बहुत सारे कवि और कविता, बहुत सारे उनके निबंध हैं। समय बहुत हो रहा है इसलिए हम खत्म कर रहे हैं। थोड़ा मुख्य मुद्दे पर आ जाएं। सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि स्त्री विमर्श पर मैं कब बोलूंगी। औपनिवेशिक भारत में चिंतन के 3 मुख्य बिंदु थे: पश्चिमी सभ्यता, स्त्री और हिंदू जाति की आत्ममीमांसा। इन तीनों बिंदुओं पर निराला ने विचार किया। बाहर और भीतर शीर्षक निबंध में पश्चिमी सभ्यता पर चर्चा है, विस्तार में नहीं जाएंगे। और बाहरी स्वतंत्रता और स्त्रियां शीर्षक निबंध पर मैं पहले बात कर चुकी हूँ। और इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जो मुझे कहना है यहाँ पर, वो ये है स्त्री की शिक्षा, स्त्री मुक्ति के लिए शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता आदि की बातें सभी लोग करते हैं, निराला ने भी इसमें की है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे इसमें थोड़ी नई लगी वो ये है, स्त्रियां यदि अपढ़ रह गईं, यदि उन्हीं की जबान नहीं मजी तो बच्चा पढ़कर भी कुछ नहीं कर सकता। भाषा का सुधार और संशोधन स्त्रियां ही करती हैं। जब तक वर्तमान खड़ी बोली स्त्रियों के मुख से मज कर नहीं निकलती, तब तक उसमें कोमलता का आना स्वप्न है। खड़ी बोली को खरी बोली कहकर कविता के लिए यूजफुल नहीं माना जा रहा था। निराला की टिप्पणी है कि जब तक वर्तमान खड़ी बोली स्त्रियों के मुख से मजकर नहीं निकलती, तब तक उसमें कोमलता का आना स्वप्न है। और वही बच्चा भविष्य के हिंदी साहित्य का महाकवि है, जिसे अपनी माता के मुख से साफ, शुद्ध, परिमार्जित, सरल, श्रुति मधुर तथा मनोहर खड़ी बोली के सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमारे देश की ललित कलाओं का विकास भी हमारी स्त्रियों की ओर अनिमेष दृष्टि से देख रहा है। बात बहुत हो गई है और समय भी बहुत हो गया है। अगर हम कंक्लूजन करें तो हम पाएंगे कि जो निराला का चिंतन परक साहित्य है, उसमें साहित्य साम्राज्यवाद के आर्थिक रूप का विश्लेषण, राजनीतिक दांवपेच और भारतीय सामंतों का गठबंधन, बहुत सारे चौखटे, जाति प्रथा, हिंदू मुस्लिम एकता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभाषा, बहुत सारी समस्याओं पर विचार किया गया है। और जो निराला के वैचारिक परिदृश्य को भी समझने में सहायक है और साथ ही साथ स्वतंत्रता पूर्व के भारत और स्वतंत्रता के बाद के भारत के समूचे परिदृश्य को भी उनके इस वैचारिक चिंतन के माध्यम से समझा जा सकता है। निराला पर बातचीत करते समय प्रायः जो उनके ये निबंध दृष्टि ओझल हो ही रह जाते हैं, उन्हें सामने लाना ही हमारा यह उद्देश्य था। समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करूँ।